नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज MCQ सीरीज करवाता हूं। अब तक मैंने पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, विटामिन्स, ब्लड, इन सब की दोस्तों MCQ सीरीज करवा रखी है। अगर आपको देखनी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी मानव मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लीवर। दोस्तों, ये लीवर तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों, तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क पढ़ते हैं और दोस्तों मेरुरज्जु पढ़ते हैं, जबकि दोस्तों लीवर नहीं पढ़ते, क्योंकि लीवर को पाचन तंत्र में पढ़ा जाता है। अब आप यूं कहोगे कि भैया ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं है। हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसके अंदर की छुपी हुई कहानी एग्जाम में जरूर आती है। देखिए दोस्तों, न्यूरॉन के बारे में बात करें दोस्तों तो यह तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है और दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। दिख तो रहा है ना आपको? ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अगर न्यूरॉन के बारे में दोस्तों दूसरी बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। दोस्तों, अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें दोस्तों तो शुक्राणु है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो अंडाणु है। आपको यह ध्यान रखना है, जो न्यूरॉन्स होती है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और दोस्तों, ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। कौन दोस्तों? न्यूरॉन। मानव मस्तिष्क के बारे में दोस्तों हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए दोस्तों मेरुरज्जु। दोस्तों, जो तंत्रिकाएं होती है वो तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, इनकी संख्या होती है दोस्तों 31 जोड़ी। कितनी होती है? 31 जोड़ी। एक होती है दोस्तों कपालीय तंत्रिकाएं। और दोस्तों ये कपालीय तंत्रिकाएं होती है, इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है दोस्तों? 12 जोड़ी होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपका एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी मानव मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो दोस्तों, ये जो लीवर है ये तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं है, नर्वस सिस्टम का भाग नहीं है। इसमें हम ये तीनों चीज पढ़ते हैं। न्यूरॉन की बात करें दोस्तों तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। और दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी कौन है? न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें दोस्तों तो शुक्राणु है, और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें दोस्तों तो कौन है? अंडाणु है। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, और एक होती है दोस्तों कपालीय तंत्रिकाएं, इनकी संख्या दोस्तों 12 जोड़ी होती है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कौन सा जीव सबसे बुद्धिमानी होता है? ऑप्शन नंबर ए मानव, ऑप्शन नंबर बी लोमड़ी, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन,
ऑप्शन नंबर डी व्हेल। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मानव। दोस्तों मानव के बारे में ऐसा कहा गया है कि मानव का जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो बहुत विकसित होता है। इसलिए दोस्तों मानव को सबसे बुद्धिमानी जीव माना गया है। लेकिन ये बात तो सही है कि साहब मानव का जो दिमाग है वो सबसे विकसित होता है और सबसे बुद्धिमानी जीव माना गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मानव के बाद में दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दूसरा सबसे बुद्धिमानी जो जीव होता है दोस्तों वो होता है डॉल्फिन। ये दोस्तों दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव है, दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मानव को दोस्तों सबसे बुद्धिमानी जीव माना गया है और दूसरा सबसे बुद्धिमानी जीव है दोस्तों वो है डॉल्फिन, जो कि एक स्तनधारी है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मानव मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्थेल्मोलॉजी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरोलॉजी। दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों न्यूरोलॉजी। दोस्तों जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन का जो डॉक्टर होता है, ब्रेन का जो डॉक्टर होता है दोस्तों उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। दोस्तों अस्थि अर्थात हड्डी, हड्डी का अध्ययन या अस्थि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं हमारी आंख की बात करूं, हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। मानव मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों न्यूरोलॉजी। दोस्तों हमारे मानव मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है, मस्तिष्क का जो डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट। दोस्तों हमारी अस्थियों का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों ऑस्टियोलॉजी। हमारी आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी। हमारे ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हमारे लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी। इस तरीके से दोस्तों और भी बहुत सारी शाखाएं तो दोस्तों मैंने कल भी करवाई थी। आपको वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी कूपिका, ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। दोस्तों न्यूरॉन जो होता है ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको एक तथ्य और बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन्स होता है दोस्तों ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। दोस्तों क्या बताया था कि जो न्यूरॉन्स होता है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। और दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। ये तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। अगर दोस्तों मैं फेफड़ों की बात करूं, तो दोस्तों फेफड़ों की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है वायु कूपिका अर्थात कूपिका। अगर दोस्तों मैं किडनी की बात करूं कि जो किडनी होती है दोस्तों इस किडनी की
सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन। और किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी दोस्तों कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। उसी प्रकार दोस्तों फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है दोस्तों, वो दोस्तों होती है कोशिका। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई दोस्तों कौन होती है? न्यूरॉन्स होती है। अर्थात क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी दोस्तों न्यूरॉन ही होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव का मस्तिष्क हड्डियों के जिस आवरण में सुरक्षित रहता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रेनियम, ऑप्शन नंबर बी पसली पंजर, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए क्रेनियम। दोस्तों मानव का मस्तिष्क हड्डियों के जिस आवरण में सुरक्षित रहता है उसे कहा जाता है दोस्तों क्रेनियम। दोस्तों ये क्रेनियम होता है, इसमें 8 अस्थि पाई जाती है और ये 8 अस्थियां क्या करती है? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों इन 8 अस्थियों को मैं नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात करो तो ये आगे वाली, इसे कहा जाता है दोस्तों फ्रंटल। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्रंटल कहा जाता है। नंबर 2 पर आती है दोस्तों ओसिपिटल, जो जस्ट पीछे की तरफ होती है, यहाँ पर ये होती है दोस्तों ओसिपिटल। इसकी संख्या भी एक होती है, फ्रंटल की, ओसिपिटल की भी एक होती है। एक होती है दोस्तों टेम्पोरल, यहाँ पर एक ही होती है और एक ही होती है। टेम्पोरल की संख्या होती है दोस्तों 2। पेराइटल की बात करें दोस्तों तो पेराइटल की संख्या जहां पर अपने माता पिता आशीर्वाद देते हैं, एक ये वाली एक ये वाली, इनकी संख्या भी होती है 2। 2 ये हो गई पेराइटल, 2 हो गई टेम्पोरल, 4 एक ही हो गई फ्रंटल, 5 एक ही हो गई ओसिपिटल, 6। दोस्तों 7 और 8 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर पाई जाती है इस वाले एरिया में। एक का नाम है इथमोइड और एक का नाम है दोस्तों स्पेनोइड। ये 8 अस्थियां दोस्तों हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों अगर इन 8 अस्थियों को मिलाकर एक नाम दिया जाए तो दोस्तों वो नाम है क्रेनियम। और क्रेनियम क्या करता है? हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों पसली पंजर, तो दोस्तों यह पसलियां और दोस्तों जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, ये रीढ़ की हड्डी से मिलकर के बना होता है। और दोस्तों ये हमारे फेफड़े लंग्स और दोस्तों मानव हृदय हार्ट होता है दोस्तों, इनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है महिला के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन नंबर ए 1450 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 1350 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 300 से 400 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1350 ग्राम। दोस्तों महिलाओं के जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है दोस्तों, उसका भार होता है 1350 ग्राम। अगर दोस्तों पुरुष के मस्तिष्क के भार की बात की जाए दोस्तों, तो जो पुरुष होता है, इस पुरुष के मस्तिष्क का जो भार होता है दोस्तों वो होता है लगभग 1450 ग्राम। अगर दोस्तों बच्चों की बात की जाए कि बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो लगभग दोस्तों 300 से 400 ग्राम का होता है। अगर दोस्तों एवरेज की बात की जाए तो दोस्तों 1400 से लेकर के 1450 ग्राम होता है पुरुष का। अगर महिला की बात करें दोस्तों तो 1300 से लेकर के 1350 ग्राम होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मानव मस्तिष्क का भार व्यक्ति के भार का कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 7%, ऑप्शन नंबर डी 14%। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 2%। अभी दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो पुरुष होता है, इस पुरुष के मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों लगभग 1450 ग्राम। अगर दोस्तों मैं महिला की बात करूं तो मैंने महिला का बताया था दोस्तों 1350 ग्राम। और दोस्तों साथ ही साथ में मैंने बच्चा का भी बताया था कि जो छोटा बच्चा होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों 300 से 400 ग्राम। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मानव मस्तिष्क का भार व्यक्ति के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों कितना प्रतिशत होता है? 2% होता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि मानव में जो ब्लड पाया जाता है, मानव में जो ब्लड पाया जाता है वो पूरे व्यक्ति के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है 7%। दोस्तों हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वो हमारे कुल भार का 7% होता है। किस तरीके से? जैसे कोई व्यक्ति है 300 किलो का है, अगर उसको मैं 7% निकालू दोस्तों तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, 21 आ जाएगा। कहने का मतलब 300 किलो के व्यक्ति में 21 किलो के आसपास, 21 लीटर के आसपास उसमें ब्लड उपस्थित होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे मस्तिष्क में सामान्य एक दिन में कितने विचार आते हैं? ऑप्शन नंबर ए 17,000 से लेकर के 80,000, ऑप्शन नंबर बी 40,000, ऑप्शन नंबर सी 20,000, ऑप्शन नंबर डी 5,000 से लेकर के 6,000। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 17,000 से लेकर के 80,000। दोस्तों एक दिन में हमारे दिमाग में इतने विचार आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से जो 90% होते हैं वो दोस्तों नेगेटिव होते हैं, वो दोस्तों नेगेटिव होते हैं। ओनली फॉर 10% ही विचार दोस्तों आपके पॉजिटिव होते हैं, आपके दोस्तों पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एक सामान्य व्यक्ति में एक दिन में लगभग 17,000 से लेकर के 80,000 विचार आते हैं, जिनमें से 90% तो दोस्तों नेगेटिव होते हैं और 10% पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हमारे शरीर में बनी कुल ऊर्जा का कितना हिस्सा हमारा मस्तिष्क उपयोग में लेता है? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 30%, ऑप्शन नंबर डी 40%। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 20%। दोस्तों आपके शरीर में एक दिन में जितनी भी ऊर्जा बनती है भोजन से, भोजन दोस्तों आपको पता है ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। जब दोस्तों आपके शरीर में एक दिन में जितनी भी ऊर्जा बनी है उसका दोस्तों कितना प्रतिशत आपका मानव मस्तिष्क उपयोग में लेता है? तो दोस्तों लगभग 20% दोस्तों ऊर्जा अकेला आपका मस्तिष्क उपयोग में लेता है। तो दोस्तों आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स की संख्या होती है लगभग में पूछी हुई है आपसे। ऑप्शन नंबर ए 10 मिलियन, ऑप्शन नंबर बी 50 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी 10 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 100 मिलियन। कितना होगा दोस्तों? 100 मिलियन होगा। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 100 मिलियन। न्यूरॉन के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले भी कुछ तथ्य बताए थे, जैसे कि जो न्यूरॉन्स होता है दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अलावा दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी दोस्तों इसे ही कहा गया है। दोस्तों मानव मस्तिष्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है दोस्तों वो न्यूरॉन ही होती है, और हमारे मस्तिष्क में इन न्यूरॉन्स की संख्या लगभग दोस्तों 100 मिलियन, हमारी बॉडी में एक्चुअली में पूरी बॉडी में 100 मिलियन लगभग में दोस्तों न्यूरॉन्स की संख्या होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। दोस्तों आपका एक छोटा भाई इतना साथ तो कर सकते हो यार। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।